आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आप ज़रूर पूरा देखिएगा। आपको प्रॉमिस है कि आज के बाद कभी भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। ये उस तरीके का वीडियो लेक्चर है, तो आप ज़रूर से अटेंड करें इसे। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे जो भी टर्म्स हैं, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस के अंदर में क्या कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, कब मियोसिस होता है, कब माइटोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उन सबों का बेस जो है लाइफ साइकिल का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक अलग से वीडियो आएगी। तो ये वीडियो जो है वो उसके पहले का वीडियो है, आप ये ज़रूर देखें। आप चाहे कि कोई सा भी आप बायो के आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आप चाहें कि 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों या फिर 12th के हों, ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको ज़रूर से आपको पूरे बायोलॉजी के दौरान ये हेल्प करने वाला है। और आपकी बायो का जो बेसिक है ये पूरा का पूरा वीडियो तो ज़रूर से देखिएगा। और बढ़िया, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे जब से हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा और चैप्टर फर्स्ट के अंदर में हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मियोसिस और माइटोसिस के अंदर में आ रही है कि जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, मियोसिस कब होता है, माइटोसिस कब होता है, या फिर अगर हम बात करें कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को समझने से पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो टॉपिक है वो समझना पड़ता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक को समझने से पहले एक और ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा ब्रीफ में समझना पड़ता है, और इस वजह से ये जो आज का लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर में ये कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बल्कि एक जो सेल है वो किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर में फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, उसकी कोडिंग किस तरीके से होती है, उसका लाइफ प्रोसेस किस तरीके से चलता है, कौन रेगुलेट करता है, सेल डिवीज़न कैसे होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। हम यहाँ पर पूरे मियोसिस माइटोसिस की बात नहीं करने वाले, बल्कि उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, और हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, क्रोमोसोम किस तरीके से वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, जीन क्या होते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में ये ओवरव्यू वीडियो है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने से पहले, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझने से पहले अगर आप ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ जाएंगे तो आपको जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट है, या फिर अगर हम कह लें कि बायोलॉजी को भी अगर आप समझना है तो ये लेक्चर जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले कि सेल डिवीज़न क्या होता है, हैप्लॉइड किसे कहते हैं, डिप्लॉइड किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले अगर हम बात कर लें सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न जो है वो दो तरीके का होगा। यहाँ पे दो टाइप के सेल हैं। अभी तक अगर हम बात करें कि जितने भी सेल्स डिस्कवर हुए हैं, यहाँ पर जो सेल डिवीज़न है वो दरअसल दो तरीके का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट डिवीज़न और एक होता है इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न। डायरेक्ट सेल डिवीज़न जहाँ पर कि जब भी हम सेल के डिवाइड करने की बात करते हो तो सेल के अंदर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ये बाहर वाले को हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म है ये, और अंदर वाला जो पोर्शन है ये है न्यूक्लियस। तो जब भी सेल को डिवाइड होना होगा तो दो चीज़ों का डिवीज़न होगा, एक साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, ठीक है। हम इसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे किसी भी चैप्टर के, किसी भी हम टॉपिक के, क्योंकि मियोसिस, माइटोसिस और वो सारी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप वो 11th वाले वीडियो के अंदर में आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर उन चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा 12th में काम चल जाए रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवीज़न होना होता है। तो इनडायरेक्ट सेल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके का सेल डिवीज़न होता है। डायरेक्ट सेल डिवीज़न जैसा नाम से पता चल रहा है कि सेल जो है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ये सेल था और उसके अंदर का न्यूक्लियस था और दोनों एक साथ डिवाइड हो गए। कुछ भी यहाँ पर कोई भी तरीके का कोई अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेज वगैरह नहीं आती है, कुछ नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न की, मतलब सेल डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है बल्कि वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजर रहा है, स्टेजेस में वो डिवाइड हो रहा है। और
वो जो सेल स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। ठीक है, अब मियोसिस माइटोसिस को समझने से पहले कि आखिर ये डिवीज़न होता ही क्यों है, क्या कारण है, क्या रीज़न है इनका, उसके पहले हम समझते हैं कि सेल के अंदर में चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है, उन चीज़ों की तरफ में। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर ये कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए होता है और हमारा डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इसके दो धागे होते हैं, दो सिरों से मिलकर बना हुआ होता है, दो स्ट्रैंड होती है इस तरीके से। ठीक है, अब डीएनए जो है ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है और डीएनए के एक सेगमेंट को हम लोग कहते हैं, ये जो एक सेगमेंट होगा इसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, तो डीएनए के एक सेगमेंट को हम लोग कह रहे हैं जीन। अब ये जो डीएनए है, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये डीएनए ही प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर में। एक्चुअली ये डीएनए के फॉर्म में भी नहीं होता, यहाँ पर डीएनए होता है और डीएनए जो है एक प्रोटीन के साथ मिलकर, अगर आपको ये सारे डिटेल्स जो हैं अगर वो पता होंगे तो ठीक है, वरना आपको अभी ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस समझते चलेंगे कि क्या कुछ चीज़ें काम कर रही हैं। आप ये चाहें तो बाद में वीडियो आप डाउनलोड करके रख लें, ये आप हमेशा देखेंगे, आपको चीज़ें जो हैं वो आसान लगेंगी। तो ये डीएनए है, डीएनए जो है वो हिस्टोन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाता है। हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ये एक धागा है। ठीक है, ये एक थ्रेड है, एक नॉर्मल सा धागा होता है और वो जो धागा है उसको हम लोग किसी एक चीज़ के ऊपर में रैप अप कर रहे हैं, हम कॉइल कर रहे हैं उसको, हम चारों तरफ से किसी चीज़ के ऊपर में लपेट रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोटीन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसको हम लोग कह रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये इस तरीके का होगा कुछ, और इसके ऊपर में ये जो धागा है जो डीएनए है इसके ऊपर में कॉइल किया जाता है। तो होता क्या है कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर बनाते हैं क्रोमैटिन। और एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में ये क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि वर्ड क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्रोमैटिन क्या होता है, क्या क्रोमैटिन क्रोमोसोम ही है, क्या क्रोमैटिन डीएनए को ही कह रहे हैं, क्या डीएनए और क्रोमैटिन अलग है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि डीएनए अलग होता है और ये हिस्टोन के साथ बाइंड करता है, क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करता है, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइंड करने का मतलब कि ये जो डीएनए था, जब भी ये जो जीन है, डीएनए का एक सेगमेंट है, ये जीन है, तो अगर ये जीन ऐसे ही खुला रहेगा तो ये एक्टिव स्टेज में रहेगा। उसको इनएक्टिव करने के लिए, टेम्पोररीली इनएक्टिव करने के लिए उसको एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में कॉइल करके कंडेंस कर दिया जाता है और कंडेंस करके इसको क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट करके रखते हैं। अब ये क्रोमैटिन भी जो होता है वो भी धागे की जैसा ही होता है। अब होता ये है कि जब ये कंडेंस होता है तो ये क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमैटिन वापस से कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जब सेल नॉर्मल स्टेज में है, मतलब नॉर्मल स्टेज कहने का मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं डिवीज़न के बेसिस पर कि सेल या तो डिवाइड हो रहा होगा या डिवाइड नहीं हो रहा होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा होगा उसको हम कह रहे हैं कि जब वो नॉर्मल कंडीशन में है, जिस भी स्टेजेस में रहता है, तो सेल नॉर्मली पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर में प्रेजेंट होगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन जो होता है वो धागे के जैसा होता है, थ्रेड होता है। चूँकि यहाँ पर जब ये कॉइलिंग होती है तो यहाँ पर जैसे कि ये डीएनए था, अब डीएनए एक जगह से कॉइल हुआ, तो ये एक क्रोमैटिन, ये एक हिस्टोन प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसके चारों तरफ में डीएनए इस तरीके से कॉइल हुआ, फिर यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन है, फिर यहाँ पर जाकर फिर से एक बार कॉइल हुआ, फिर यहाँ पर हिस्टोन, फिर इधर हिस्टोन, फिर इस तरीके से यहाँ पर हिस्टोन है, और ये डीएनए जो है इन हिस्टोन के ऊपर में इस तरीके से कॉइल होता जाता है। तो जब ये कॉइल होता जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये अभी भी धागे के जैसा ही है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं से ये क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, अभी हम डिटेलिंग के अंदर में नहीं जा रहे हैं कि ये अब कितनी बार कॉइलिंग होगी, हिस्टोन कितने टाइप के होंगे, क्या होगा, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये बनाता है अपना क्रोमैटिन, और फिर क्रोमैटिन जो है ये फिर कंडेंस होकर बना रहा है क्रोमोसोम। ये जो क्रोमैटिन होगा वो वापस से इस तरीके से कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और कंडेंस होके ये फॉर्मेशन करता है
इस तरीके का स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम का अगर जो एक सेगमेंट होगा उसके अंदर में भी कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे, डीएनए का कुछ टुकड़ा होगा, और वो टुकड़े जो होंगे डीएनए के उसके अंदर में जो सेगमेंट होगा उसको हम लोग जीन कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक डीएनए है और डीएनए के एक सेगमेंट में क्या, डीएनए के एक सेगमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, जीन। अब यही डीएनए, मतलब अगर हम इन सभी चीज़ों को स्किप कर दें थोड़े समय के लिए कि हाँ ठीक है डीएनए है, यहाँ पर भी क्वाइलिंग हुई, क्रोमैटिन बना, फिर क्रोमोसोम बना, तो हम ये कह रहे हैं कि बस डीएनए था, क्वाइल होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको बस चीज़ों को समझाने के लिए कि क्रोमैटिन भी एक बीच में वर्ड जो आता है वो क्या है, ठीक है। तो ये डीएनए था, डीएनए जो है वो कंडेंस होकर बना रहा है क्रोमोसोम। अब डीएनए के अंदर में एक सेगमेंट होता है जीन। ये जीन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। अब हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर हैं, जितने भी कैरेक्टर आप सोच सकते हैं या जो आप नहीं भी सोच सकते, उन सभी कैरेक्टर्स को रेगुलेट करके रखने का काम करता है जीन। अब ये जीन जो हैं, जैसे हम बात कर लें हमारी बॉडी की हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में कितने फिंगर्स बनेंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारे अंदर में ब्लड के फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा हार्मोन बन रहा है, कौन सा एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, हेयर कहाँ से उगेंगे, कब हमारी बॉडी के अंदर में प्यूबर्टी आएगी, वो सारी चीज़ों को मैंने कहा कि आप जितने भी कैरेक्टर हमारी बॉडी के आप सोच सकते हैं या जो नहीं भी सोच सकते, मतलब हमारी बॉडी की एक तरीके से पूरी की पूरी वो प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी एक कोड होता है, कोडिंग होती है। उसी तरीके से ये हमारी लाइफ के कोडिंग होते हैं, ये लाइफ कोड्स हैं, दीज आर कोड्स ऑफ लाइफ। तो जीन जो हैं ये क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को कोड करने का काम करते हैं। ये हमारी बॉडी के हर एक छोटी छोटी डिटेल के लिए एक एक पार्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कैसे रेगुलेट करते हैं, तो जीन दरअसल जो होते हैं इनसे एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, हम उसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहते हैं, जिससे बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन ही हमारी बॉडी के हर एक चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो खैर हम अगेन डिटेल के अंदर में नहीं जाने वाले हैं। तो ये जीन है, और जीन जो है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सभी को रेगुलेट करने वाला एक जीन होगा, ठीक है। अब ये जब कंडेंस हो रहे हैं तो एक डीएनए है, ये डीएनए जब कंडेंस हो रहा है तो कंडेंस होकर बना रहा है क्रोमोसोम। अब हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये हमारा डीएनए था, और डीएनए कंडेंस होकर बना देता है क्रोमोसोम, ठीक है, ये इस तरीके का। अब ये जो क्रोमोसोम, डीएनए जब कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त पे यहाँ पे डीएनए से जब ये क्रोमोसोम बन रहे हैं तो डीएनए के एक सेगमेंट को बोला जा रहा है जीन। और ये जो क्रोमोसोम बन रहे हैं, क्रोमोसोम हमारी बॉडी में टोटल कितने होंगे, 46, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कह रहे हैं, और ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डीएनए आखिर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो ही क्यों रहा है और कब हो रहा है? अब तो सवाल ये आता है कि ठीक है डीएनए तो है, आपने बताया कि सर डीएनए होता है अंदर में, और डीएनए भी किस फॉर्म में होता है, तो वो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है। तो हमने तो सुना है या तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है या तो क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो अब ये क्रोमोसोम कहाँ से आ गया, क्रोमोसोम कब बनेगा, क्रोमोसोम कहाँ पर होगा? तो ये डीएनए ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चूंकि ये जो क्रोमैटिन, ये जो डीएनए है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये धागा है और ये रैंडमली प्रेजेंट है, ठीक है, ये उलझा हुआ धागा है। तो होता क्या है कि जब भी सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के अंदर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है कि डीएनए का अपनी कॉपी बनाना। एक डीएनए से यहाँ पर 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाना, अपनी कॉपी बनाना, ये जेनेटिक मटेरियल का सबसे एक्सक्लूसिव फीचर होता है। ये लाइफ का सबसे एक्सक्लूसिव फीचर होता है। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। चूंकि न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है और ये काफ़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है। यही एक प्रॉपर्टी है डीएनए के अंदर में, न्यूक्लिक एसिड के अंदर में, कि ये अपनी कॉपी बना सकता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस अर्थ पे लाइफ सस्टेन है, इस अर्थ पे लाइफ मेंटेन्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, और सेल डिवीज़न के टाइम पर ही ये क्या होता है कि ये अपनी कॉपी बना लेते हैं
और जब ये कॉपी बनाते हैं तो कॉपी का मतलब क्या कि डीएनए के अंदर में क्या है, डीएनए के एक सेगमेंट जो है वो क्या कर रहा है कि एक जीन है, और ये जीन क्या कर रहा है कि एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। अब ये कैरेक्टर कोई सा भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है कि ये हेयर कलर हो, हाइट हो, आई कलर हो, एंजाइम हो, हार्मोन्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जीन जो है वो एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में कितने कैरेक्टर हैं? बहुत सारे, हजारों, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो डीएनए का हर एक सेगमेंट, जो हर एक जीन है अलग अलग, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जितने भी जीन्स हैं ये एक डीएनए के ऊपर में ये कंडेंस होकर जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम के अगर हम एक सेगमेंट को देखें, क्रोमोसोम का जब हम एक सेगमेंट को अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, किस चीज़ के क्वाइलिंग से बना हुआ है, डीएनए की क्वाइलिंग से। तो डीएनए के एक सेगमेंट को जब हम जीन कह सकते हैं, तो क्रोमोसोम का जब हम एक सेगमेंट लेंगे तो उसके सेगमेंट में भी डीएनए के तो कुछ जीन्स आ ही जाएंगे। और अपनी सहूलियत के लिए हम क्या कर लेते हैं कि क्रोमोसोम के इस सेगमेंट को भी हम क्या कह लेते हैं, जीन। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के एक सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, जीन। ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से बहुत सारे इसके छोटे छोटे इसमें जीन्स हैं। आई बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि क्रोमोसोम जो हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। अब पेयर कहाँ से आ गया? ये जितने भी डीएनए थे ये जब क्वाइल्ड होते हैं ना, तो ये सारा का सारा डीएनए जो न्यूक्लियस में था वो सब मिलाकर एक ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं करता। ये हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये सभी पेयर्स में होते हैं। अब इसका क्या मतलब है और क्यों है? ये पेयर्स का क्या मतलब हुआ? पेयर्स में ही क्यों होते हैं? हम पेयर्स में काउंट ही क्यों करते हैं, है ना? तो 46 क्रोमोसोम है और अगर ये पेयर्स में हैं तो इसका मतलब ये कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स में है। तो ये फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम हो गया, ये सेकंड वाला जोड़ा हो गया, सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि डीएनए के ऊपर में एक जीन है, जीन एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। एक डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। क्रोमोसोम जो है उसके एक सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं और ये जीन हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। अब हर एक कैरेक्टर का जो फॉर्म है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हमने कहा कैरेक्टर अलग अलग होगा और कैरेक्टर के फॉर्म भी अलग अलग होंगे। जैसे हेयर कलर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। आई कलर, ठीक है, तो आई कलर जो है वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। ये 4 तरह के आई कलर भी होते हैं ह्यूमन में, हमको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टर हैं कि ब्लैक आई कलर का होना या ब्राउन आई कलर का होना, इसके लिए भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल के अंदर हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम हैं। और वो जो 46 क्रोमोसोम हैं वो जब भी हम बात कर रहे हैं पेयर में आने की, तो ये पेयर में कब होंगे? पेयर में होंगे सेल डिवीजन के टाइम पर। सेल डिवीजन के टाइम पर ही क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा धागा है, और जब वो अपनी कॉपी बनाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉपी बनाने के दौरान वो उलझ सकते हैं। इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम एक ह्यूमन सेल के अंदर में बात करें तो उसकी लेंथ जो है वो 2.2 मीटर के अप्रॉक्स होती है। 2.2 मीटर एक सेल के डीएनए की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर हम बॉडी में से कहीं से भी अगर एक सेल को निकालें और उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा और उसमें जो डीएनए होगा उसको अगर हम ओपन करके देखें तो वो 2.2 मीटर का होगा। इतना बड़ा डीएनए हो सकता है एक सेल में। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर में डीएनए की लेंथ क्या हो जाएगी? तो इतना बड़ा सा डीएनए अगर क्वाइल्ड होकर अगर एक छोटे से स्पेस के अंदर में अगर एक्यूमुलेटेड है, तो इसकी जब कॉपी बनानी होगी तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा वो उलझ सकते हैं। कॉपी ही नहीं बनानी है, एक डीएनए है और उसके बाद जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो कॉपी बना के इसको अलग होना है, इसको अलग होना है, ये एक अलग सेल बनाएगा, ये दूसरे वाले सेल में जाएगा। मतलब ये इन्फॉर्मेशन है जो कि ये सेल ट्रांसफ़र कर रहा है। मेरे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन है और
मेरी एक बॉडी है, मेरी बॉडी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और अगली जनरेशन बनानी है, तो अगली जनरेशन, अगली लाइफ बनानी है, अगला इंडिविजुअल क्रिएट करना है, तो उस इंडिविजुअल के पास क्या क्या कैरेक्टर होंगे? वही सारे कैरेक्टर होंगे जो मेरे पास हैं। और मेरे पास जो कैरेक्टर हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कैसे होगा? वो उस जो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है मेरे से, मुझसे जो एक नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, उसके पास कौन से कैरेक्टर होंगे, वो उस ऑर्गेनिज्म को कैसे पता चलेगा? मेरे थ्रू। और मुझे वो इन्फॉर्मेशन कैसे पास करनी पड़ेगी? जहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? डीएनए में। तो मेरी बॉडी जो है वो डीएनए की एक कॉपी बना लेगा और कॉपी को ट्रांसफ़र कर देगा अगली जनरेशन तक, और वो इन्फॉर्मेशन अगली जनरेशन तक पहुंच जाएगी। और अगली जनरेशन में क्या होगा कि उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, मतलब उन डीएनए का यूज़ करके, उस डीएनए में वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ह्यूमन की बॉडी बनानी है तो उसके लिए हैंड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें हार्मोन्स कौन से बनने चाहिए, आई का कलर क्या होना चाहिए, हेयर का कलर क्या होना चाहिए, स्किन का कलर क्या होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। तो मेरी बॉडी जब एक सेल डिवाइड करके जब दूसरी बॉडी बनाएगी तो उसके अंदर में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा। या फिर अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें, एक अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब ये डिवाइड होगा, 2 सेल बनेगा, तो जब ये दूसरा सेल, जब यहाँ से, तो एक जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से ये पार्ट कट गया, कट के अलग हो गया और ये एक नया सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एक सेल जब टूट के 2 सेल में बदल रहा है, जब कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सेल के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, मतलब इस सेल के जो भी कैरेक्टर्स थे कि इसके अंदर में सेल वॉल नहीं होगा, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इसके अंदर में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी बनाता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स दूसरे वाले सेल के पास कहाँ से आएंगे? इसने तो सिर्फ सेल डिवाइड कर दिया, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे कैरेक्टर कैसे डेवलप होंगे, उसके अंदर में वो कैरेक्टर कैसे डेवलप होंगे, वो वैक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करेगा, क्यों करेगा, उसको कैसे पता होगा कि वैक्यूल जैसी कोई चीज़ होती है? तो उसके लिए क्या होगा कि इसके पास अपना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। ये क्या करता है कि वो उसके न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस को पहले ये डिवाइड कर देता है, और वो न्यूक्लियस को ही, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है, कहने का मतलब कि वो अपनी क्रोमोसोम की कॉपी बना देता है, और उसी क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है हर एक कैरेक्टर की। ये जब न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए है, ये जब अपनी कॉपी बनाएगा तो वही कॉपी जो है, जो दूसरी वाली कॉपी होती है, वो अगले ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाती है, और इसी वजह से उस ऑर्गेनिज्म के पास सारे के सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वो सारे कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो अपने कैरेक्टर बना लेता है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे अब हम बात ये कर रहे हैं कि हर एक, जब एक कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, कोई सा भी एक सेल था, यहाँ पर ये डीएनए था, अब ये जब डीएनए जब कंडेंस होकर जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जैसे कि हाँ कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और जब ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो ये अपनी कॉपी बना के और अलग होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब जब दिक्कत आएगी तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कर देते हैं, जैसे आपके पास धागा हो काफ़ी बड़ा, काफ़ी मोटा, अगर 5-10 किलोमीटर का धागा हो आपके पास, और उस धागे को आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको क्या करेंगे, कॉइल कर देंगे, ताकि वो कंडेंस हो जाए तो आपको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। सेम यही काम करता है हमारा सेल क्या करता है कि इतने बड़े डीएनए को वो कंडेंस करके क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, और फिर इसको अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम अलग अलग सेल में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो खुल जाता है, और खुलने के बाद कैरेक्टर जो हैं वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन वहाँ पर करना शुरू कर देगा। तो अब ये बात हो रही है कि ये अब पेयर में क्यों है। अब पेयर की बात कर लेते हैं कि ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी कि एक डीएनए था, डीएनए जो है उसके एक सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं। जीन हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। डीएनए की लेंथ चूंकि काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर में, और क्रोमोसोम जो बनते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, तो एक डीएनए से एक ही क्रोमोसोम नहीं बनता, बल्कि हमारी बॉडी में 46 बनते हैं, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बनते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर में 8 क्रोमोसोम बनते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग क्रोमोसोम बनते हैं, वो डिपेंडिंग है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर में जो 46 क्रोमोसोम हैं, ये 46 क्रोमोसोम क्या करेंगे, पहली बात, और ये पेयर में क्यों है, ठीक है ना। ये पेयर में होने का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, ये दोनों साथ में हैं क्यों, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है, क्यों हम लोग इसको साथ में रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये क्रोमोसोम के बारे में। तो अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम है 46, यानी कि 23 पेयर। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल है,
इस सेल के अंदर हम मान के चलते हैं कि ये एक क्रोमोसोमल पेयर है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोमल पेयर है। अब इस क्रोमोसोमल पेयर के अंदर बात ये हो रही है कि ये भी एक डीएनए से कंडेंस होकर बना हुआ है, ये भी दूसरा वाला डीएनए से कंडेंस होकर बना हुआ है। इसके एक सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं, इसके भी एक सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, जीन। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस कहे जाते हैं। जो भी पेयर में होते हैं उन क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस, हेट्रोलोगस नहीं है। ये हेट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब सेम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो एक जैसे हैं, सेम हैं। क्या सेम है इसके अंदर में? तो सेम ये होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, जो भी पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर में जो भी जीन होते हैं, हमने कहा कि इसके ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे, हर एक सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, जीन। और इस जीन का जैसे हम नाम देते हैं, ये जीन ए है, ये जीन मान के चलते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये जीन बी है, और ये एक यहाँ पर एक जीन था, ये सी जीन था। अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम कहने का मतलब कि इस क्रोमोसोम पर जो जो जीन्स हैं, सेम जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर में भी होंगे, और ये भी सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे। बोथ दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स रेगुलेट सेम कैरेक्टर्स। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा कि ये सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे, सेम कैरेक्टर के फॉर्म को रेगुलेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर में हाइट वाला एक कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन वो हाइट का कौन सा फॉर्म है, वो टॉल है मतलब या ड्वार्फ है, इसका नहीं पता चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हाइट बताओ, ठीक है ना। मान के चलो कि एलियन आए अर्थ पे और आपको उठा के ले गए, और वो आपके कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, ना कि कैरेक्टर के फॉर्म की। हम देखना चाहेंगे कि अच्छा इसके अंदर में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स की जब बात होगी तो हम कहेंगे अच्छा इसके अंदर में हाइट भी रखता है, कुछ ना कुछ इसकी हाइट भी होती है, कुछ ना कुछ इसका स्किन कलर भी है। अब हमें स्किन कलर पता नहीं है वो कौन सा है, तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर का फॉर्म कैसा होगा कि मतलब स्किन कलर है तो सही, लेकिन वो कैसा है, लाइट है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, इंटरमीडिएट ब्राउन है। आई कलर एक कैरेक्टर है, हमें पता है कि हाँ आई में कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, आई में कुछ ना कुछ कलर भी होता है, तो ये कैरेक्टर है। लेकिन वो अब हम बात करें कि वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कैसा है, वो कैरेक्टर दिखता कैसा है, तो आई कलर दिखता कैसा है ना, कि वो ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है। तो ये हुआ आई कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन है आपके पास, स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन के अंदर में एक डिस्प्ले होगा। अब डिस्प्ले का कैरेक्टर क्या होगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बस एक डिस्प्ले है, ठीक है। एक उसके अंदर में प्रोसेसर लगा हुआ है, कैमरा है उसके अंदर में। अब वो कैमरा कितने मेगापिक्सल का है उससे मतलब नहीं है, कैमरा है उसके अंदर। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा ये हमें नहीं पता है। तो होता ये है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जीन ए, तो ये दूसरा वाला भी हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चीज़ों को समझिएगा कि इस क्रोमोसोम के ऊपर में जो जो भी जीन्स होंगे XYZ, तो उसमें से जो पार्टिकुलर सेम लोकेशन पे, मतलब यहाँ पर जो जीन होगा वो सेम कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा, सेम उसी के सामने जो दूसरे वाले क्रोमोसोम के अंदर में सेम पोजीशन पे जो जीन प्रेजेंट होगा वो सेम कैरेक्टर को भी रेगुलेट करेगा। लेकिन इनके कैरेक्टर का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये टॉल हो सकता है कि ये भी टॉल ही बनाता हो, ये हो सकता है कि ड्वार्फ बनाता हो तो ये भी ड्वार्फ ही बनाता हो, ये हो सकता है कि ये टॉल बनाता हो, ये ड्वार्फ बनाता हो ऑर्गेनिज्म को, हो सकता है ये टॉल बनाता हो, ये ड्वार्फ बनाता हो। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब कि यहाँ पर इसकी कोडिंग जो है, मतलब ये कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर में आई कलर बनाने वाली ये सी वाला जीन जो है, हम मानकर चलते हैं कि ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आई कलर, तो ये वाला भी कौन सा है, ये भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये आई कलर एक कैरेक्टर हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि ये ब्लू आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ये ब्लैक आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों। अब जब ये दोनों आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हो सकता है कि ये ब्लू आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो ये ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो ये ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन एक चीज़ और अब यहाँ पर समझने की है
कि क्या ये दोनों सेम तो होंगे तो समझ में आता है कि ये भी ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आई का कलर हमारा हो जाएगा ब्राउन। लेकिन अगर ये ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अगर ये ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हमारे आई का कलर क्या होगा, एक ब्लू एक ब्राउन? नहीं, यहाँ पर फिर ये दोनों मिल के, चूंकि ये क्या बना रहे हैं, ये जीन है ना, इसके पास इंफॉर्मेशन है, बस ये एक प्रोटीन बनाएगा। अभी बताया कि ये जीन क्या करते हैं, उनके अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बनता है। और जब ये प्रोटीन बनेगा और ये दोनों ही अपने अपने प्रोटीन बनाएंगे, ये ब्लू आई कलर वाला प्रोटीन बनाएगा, ये ब्लैक आई कलर वाला प्रोटीन बनाएगा, तो ब्लू और ब्लैक जो दोनों आई कलर वाले प्रोटीन होंगे वो दोनों मिलके फिर एक मिक्सचर, उन दोनों का कुमुलेटिव फॉर्म जो होगा, वो दोनों एक साथ मिलने के बाद क्या एक्सप्रेशन देते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी आंखों का कलर क्या होगा। स्किन कलर, ये लाइट कलर बनाता होगा, ये भी लाइट कलर बनाता होगा, तो स्किन का कलर हो जाएगा लाइट। ये डार्क कलर बनाता होगा, ये भी डार्क कलर बनाता होगा, तो हमारी स्किन का कलर हो जाएगा डार्क। एक लाइट बनाता होगा, एक डार्क बनाता होगा, तो फिर वहाँ पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों के मिलने की वजह से स्किन का कलर क्या आएगा। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पर ये तो बात हो गई एक जीन पेयर की, एक क्रोमोसोमल पेयर की। अब ऐसे हमारी बॉडी के अंदर में टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? बहुत सारे। ये क्रोमोसोमल पेयर हमारी बॉडी के अंदर में कितने हैं? बहुत सारे। टोटल कितने पेयर हैं? 23। तो ऐसे 23 वाले जो क्रोमोसोम होंगे वो सभी क्या हैं? हमारी बॉडी के अंदर में एक एक जैसे हैं। मतलब ये दोनों फर्स्ट पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो दोनों एक जैसे हैं और सभी सेम कैरेक्टर को ही रेगुलेट कर रहे हैं। ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो दोनों सेम क्रोमोसोम हैं और सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन कैरेक्टर सेम रेगुलेट कर रहे हैं। ये दोनों सेम क्रोमोसोमल पेयर हैं और सेम क्रोमोसोम है एक पेयर में और दोनों सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़, एक और वर्ड आता है, अगर आप ग्रैस्प कर सकें तो कीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ये जो अब जीन जो वर्ड आता है ना, वो दरअसल हम बात करते हैं पेयर की। पेयर का मतलब जैसे ये क्रोमोसोम क्या है, पेयर में है। अब यहाँ पर इसके ऊपर में एक जीन है, हम बात कर ले रहे हैं जैसे कि ये हमने ABC नाम दिया था जीन को, तो ये जीन A है, जीन A है, ये जीन B है, ये जीन B है, ये C है, ये C है। तो जीन जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब ये जब भी हम इसका जीन लिखेंगे, अब हमने कहा आपसे, हम एक जैसे मानकर चलते हैं कि ये A हमने नाम दे दिया, ये A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, B नाम दे दिया, C नाम दे दिया, C नाम दे दिया। अब हमने आपसे कहा कि बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर में आई कलर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आई कलर के लिए क्या सिर्फ ये अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं ना, हमने कहा ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। हो सकता है कि ये जिस कैरेक्टर को रेगुलेट करता हो, ये जिस कलर को रेगुलेट करता हो, ये भी उसी कलर को रेगुलेट कर रहा हो। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ये हमेशा तो होगा नहीं, हो सकता है ये अलग कलर को रेगुलेट करता हो, ये अलग कलर को रेगुलेट करता हो। तो जब भी हम बात करेंगे कि आई कलर कौन सा जीन रेगुलेट कर रहा है, तो हमको ये दोनों नाम लेने पड़ेंगे, C। ठीक है, तो जीन हमेशा हम जब भी कहेंगे तो पेयर में कहेंगे, अकेला नहीं कहेंगे हाँ सिर्फ यही रेगुलेट कर रहा है आई कलर को। नहीं भैया, ये भी कर रहा है, दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जीन जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। जीन आपसे लिखने को बोला जाएगा तो हम लिखते हैं AA या A कैपिटल A स्मॉल a या जो कुछ भी है इस तरीके से। और एक वर्ड आता है अलील। अलील उसी के सिंगल मेंबर को कहते हैं। केवल C बोला गया तो C क्या है? एक तरीके का अलील है। ठीक है, तो जीन का जो एक सिंगल मेंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। तो दो टर्म आते हैं यहाँ पर, जीन और अलील। अगर आपको याद हो जाए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जेनेटिक्स के अंदर में भी डिटेल में आएंगी। ये जो लेक्चर अभी चल रहा है, ये जो कुछ भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये किसी एक चैप्टर का नहीं है। यहाँ पर आपके बायोमॉलिक्यूल्स इंक्लूडेड है, यहाँ पर सेल चैप्टर इंक्लूडेड है, सेल डिवीजन इंक्लूडेड है, जेनेटिक्स इंक्लूडेड है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि ये किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात हो रही है। अभी आप सुनते जाएं, इसके अंदर में बहुत सारी और भी चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अब हम बात कर थोड़ी तरफ बढ़ रहे हैं, अब सेल डिवीज़न की तरफ में। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें हो गई। तो हमारी बॉडी के अंदर में ये 46 क्रोमोसोम है और ये 46 के 46 मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम जो हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। अब अगर ये सेल है, ध्यान से सोच कर बताइएगा, अब ये जो एक सेल है, इसके ऊपर में ये जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, इसके ऊपर में जितने भी जीन हैं ये सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। ये सारे जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, ये सारे भी उसी कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। ये सारे जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, दूसरा वाले भी सेम उसी कैरेक्टर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो अब ये बताना कि अगर हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर में
सारे कैरेक्टर को पता लगाना हो, हमारे सारे कैरेक्टर का पता लगाना हो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमको स्टडी करनी है कि जैसे आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने गए, ठीक है, आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है और आपको पता लगाना है कि उसकी बॉडी में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर्स के फॉर्म कितने टाइप के हैं ये नहीं, हमें सिर्फ पता लगाना है कि कितने कैरेक्टर हैं, कि हेयर कलर एक कैरेक्टर हो गया, आई कलर एक कैरेक्टर हो गया, स्किन कलर एक कैरेक्टर हो गया, हार्मोन एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एक कैरेक्टर हो गया, एंजाइम एक कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो आपको टोटल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी, आपको टोटल कितने क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ेगी अगर 46 क्रोमोसोम है तो, सोच के बताइए। तो जैसे चीज़ों को समझिए, यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम है, ये सेकंड पेयर का क्रोमोसोम है, ये थर्ड पेयर का क्रोमोसोम है, हमें पता लगाना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। इस क्रोमोसोम के ऊपर में हम मान के चलते हैं कि टोटल 5 तरह के कैरेक्टर्स हैं, इसके ऊपर में 7 तरह के कैरेक्टर्स हैं, इसके ऊपर में 11 तरह के कैरेक्टर्स हैं थर्ड पेयर पे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये 11 कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, ये 7 कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है और ये 5 कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। तो दूसरा वाला भी कितने कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा, दूसरा वाला क्रोमोसोम भी, चूंकि ये दोनों सेम ही कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं तो ये भी 5 कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम ये भी 7 और ये भी 11। तो टोटल हमको अगर पता लगाना होगा टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं या कितने तरह के कैरेक्टर्स हैं इस ऑर्गेनिज्म में, तो हमको कितने क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर 23 पेयर है तो हर एक पेयर में से सिर्फ हमको एक एक ही क्रोमोसोम की जरूरत पड़ेगी। हम एक एक को निकाल लेंगे, मतलब 5 + 7 + 11, सॉरी यहाँ पर ये नंबर थोड़ा अजीब सा आ गया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मानकर चलते हैं कि यहाँ पर पहले वाले पेयर के अंदर में, सॉरी ये था, ओके, 2 2 7 7, हाँ ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम के ऊपर में 2 कैरेक्टर थे, सेकंड वाले क्रोमोसोमल पेयर के ऊपर में 7 कैरेक्टर को रेगुलेट करता था और थर्ड वाला क्रोमोसोमल पेयर जो था वो 11 कैरेक्टर को रेगुलेट करता था। तो पहला वाला जो है वो 2 कैरेक्टर को रेगुलेट करता था, दूसरे वाले जो जीन पेयर था वो 7 कैरेक्टर को रेगुलेट करता था और तीसरे वाला जो था वो 3 कैरेक्टर को रेगुलेट करता था, सॉरी 11 कैरेक्टर को रेगुलेट करता था। तो 11 7 18 और 2 20, टोटल कितने कैरेक्टर हैं इसकी बॉडी में, 20 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आपको 20 कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको 20 कैरेक्टर्स की स्टडी करने की ज़रूरत होगी तो आपको टोटल कितने क्रोमोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या 46 क्रोमोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी या 23 क्रोमोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसकी बॉडी में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, इसके अंदर में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर में है। पेयर का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि ये होमोलोगस हैं तो इसी वजह से ये साथ साथ में है। साथ साथ में होने का मतलब, होमोलोगस में होने का मतलब ये दोनों सेम कैरेक्टर को ही रेगुलेट कर रहे हैं। इसके ऊपर में जो जीन है वही सेम जीन इसके ऊपर में भी है, वो ये भी सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। हाँ, उनके एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे हमको कैरेक्टर पता लगाने हैं कि भैया बताओ हमको टोटल ह्यूमन इस सेल के अंदर में टोटल कितने कैरेक्टर को ये रेगुलेट कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 + 7 + 7 + 11 + 11 ऐसा करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये क्रोमोसोम का एक पेयर का जो ये वाला फर्स्ट वाला जो मेंबर है ये जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, दूसरा वाला भी सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। तो हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत है, दूसरे वाले की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये जितने भी पेयर्स हैं, ये फर्स्ट पेयर का क्रोमोसोम था, ठीक है, ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे, तो इन दोनों में से सिर्फ हमको एक की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दूसरा वाला जो पेयर था उसमें से एक की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा वाला जो पेयर था उसमें से एक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सभी में से एक एक हम निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम बचेंगे, 23 क्रोमोसोम्स। मतलब अगर हम हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करना चाहें तो हमको सारे कैरेक्टर एक एक रखने होंगे। तो हमको अगर हम सारे कैरेक्टर की स्टडी करनी होगी तो हमको टोटल कितने क्रोमोसोम की ज़रूरत पड़ेगी, 23। इस 23 क्रोमोसोम को हम लोग एक सेट बोलते हैं और इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से।
इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, कि n एक n हो गया हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर में एक n है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सोचिएगा कि हमारे पास बॉडी पे दो दो क्रोमोसोम का एक पेयर था, दो क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, इस तरीके 23 टाइम्स ऐसे थे। तो हमने सभी में से एक एक निकाल लिया, ठीक है। अब सभी में से जब हमने एक एक निकाल लिया तो टोटल हमारे पास 23 का एक ग्रुप बचा, इसको हम n कह रहे हैं। अब टोटल 23 तो हमने निकाल लिया, बाकी और कितना बच गया क्रोमोसोम दूसरे वाले सेट में। हमने कहा कि 23 क्रोमोसोम निकाल लिया, तो ये 23 क्रोमोसोम को एक सेट कह रहे हैं। तो दूसरे तरफ में टोटल कितने क्रोमोसोम बच गए? 23, और इसको भी हम क्या कहेंगे? एक सेट। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं? 2, और हर एक सेट में कितना क्रोमोसोम है? 23। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर हर एक क्रोमोसोमल पेयर में से हमने एक एक क्रोमोसोम निकाल लिया, तो टोटल हमारे पास 23 पेयर था, तो 23 पेयर में से हमने 23 क्रोमोसोम निकाल लिया। उस 23 क्रोमोसोम के सेट को हम लोग, 23 क्रोमोसोम के ग्रुप को हम लोग एक सेट कह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही जब हमने एक एक निकाल लिया तो बाकी और कितना बच गया क्रोमोसोम? इधर भी हर एक में से एक एक बच गया, तो उसका भी एक ग्रुप हो जाएगा, जिसको हम लोग एक दूसरा सेट कह देंगे। तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम के टोटल कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम का एक और सेट हो जाएगा, और इस सेट को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n। एक सेट को हम लोग 23 क्रोमोसोम का जो है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे वाले को भी n से रिप्रेजेंट करेंगे। n प्लस n मिलाकर क्या होता है? 2n। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अभी समझने की कोशिश करना। ये 23 क्रोमोसोम के एक सेट को हम लोग कह रहे हैं n, ये 23 सेट के एक क्रोमोसोम को हम लोग कह रहे हैं n। अब अगर यहाँ पर हम लोग n कह रहे हैं और एक सेट में अब कितना क्रोमोसोम है? हम कह रहे हैं कि 2 सेट है हमारे पास, और हर एक सेट में कितना क्रोमोसोम है? 23। तो एक सेट में 23, 2 सेट में 23, 23, 46। तो अब होता ये है कि जैसे अगर हम बात करें, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है क्या? आप आगे देखेंगे कि अगर ये 23 क्रोमोसोम के एक सेट को अगर हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो हमारे पास बॉडी के अंदर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 2n, इसका मतलब है 46। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 46/2 = 23। मतलब n की वैल्यू का मतलब एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 23। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। अब सोच के बताइएगा कि यहाँ पर चूंकि 2-2 का ग्रुप है, ठीक है ना, एक ये सेल है, एक और सेल है। अगर ये यहाँ पर 3-3 क्रोमोसोम का ग्रुप होता, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर 3-3 क्रोमोसोम का ग्रुप होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते, और ऐसे मतलब 4-5 ग्रुप होते, या 6 मान लेते हैं, 6 ग्रुप हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अब ये ग्रुप में है, मतलब पेयर में है। पेयर का मतलब एक साथ में, जैसे वहाँ पर पेयर बोल रहे थे, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे 3-3 का ग्रुप है। तो हर एक क्रोमोसोम जब 3-3 के ग्रुप में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले कितने कितने क्रोमोसोम हैं? 3-3 अब क्रोमोसोम हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के जैसे कितने कितने हैं? 3-3 हैं। तो यानी कि ये जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा A, दूसरा वाला भी उसी कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा उसी सेम पोजीशन पे A, तीसरे वाला भी वही सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा A। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर में अगर हमको ये पता लगाना हो कि सारे कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले सभी एक एक जैसे ही हैं, तो सभी में से एक एक क्रोमोसोम निकाल लेंगे। टोटल कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सभी में से एक एक निकालेंगे क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्रोमोसोम का एक सेट बनेगा, 1 सेट, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सभी में कितना कितना अब बच गया है क्रोमोसोम? हर एक के अंदर में अब 2-2 क्रोमोसोम बचा, एक एक तो हमने निकाल लिया। अब क्या बचा है? 2-2 बच गया है। फिर से हम निकालेंगे, एक इसमें से, 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 एक इसमें से। टोटल यहाँ पर हमारे पास अगेन कितने क्रोमोसोम का सेट बनेगा? 6 क्रोमोसोम का एक सेट बनेगा। इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे?
एन से। अब वापस से और यहाँ पर कितना क्रोमोसोम बच गया, एक एक और सभी में बच गया, उन 6 क्रोमोसोम का एक और सेट बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक सेट हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, एन। बात आ रही है समझ में। तो अब यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम का नंबर क्या है, अगर सिर्फ यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो टोटल 6 हैं, 6 अलग अलग ग्रुप्स में है ये, और सभी में इंटू 3 है, तो 6 × 3 18 है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो 6 क्रोमोसोम का एक एक सेट है, तो एक एन हो गया, हमने सभी में से एक एक निकाल लिया था, दूसरे वाले में भी एक एन हो गया, तीसरे वाले में भी एक एन हो गया, तो ये इस तरीके से हो जाता है अपना 3n। तो यहाँ पर 3n होगा ये ऑर्गेनिज्म, कैसा होगा, 3n। हम जब बॉडी की बात करते हैं n कहने का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर में हर एक के जैसा एक एक ही क्रोमोसोम है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम के सेट्स प्रेजेंट हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में किसी क्रोमोसोम का कितना सेट प्रेजेंट है, ये उसका प्लॉइडी लेवल बताता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप किसी एक फलाने सेल का कोई सा भी एक पार्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, इस सेल की आप प्लॉइडी लेवल बताओ, तो प्लॉइडी लेवल बताओ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम का सेट है। अगर क्रोमोसोम का एक सेट प्रेजेंट है, अगर 1 सेट प्रेजेंट है, 1 सेट बोले तो सिर्फ n प्रेजेंट है, तो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, 1। प्लॉइडी लेवल का मतलब कितना सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, और एक अगर क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है तो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, 1। और अगर एक प्लॉइडी लेवल होता है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम हैप्लॉइड, ठीक है। अब अगर 2 सेट प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में कितना सेट प्रेजेंट था, 2 सेट प्रेजेंट था, तो प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा, 2, और 2 के लिए यूज करते हैं डिप्लॉइड। 3 सेट प्रेजेंट होगा तो उसके लिए भी उसको मतलब n से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि प्लॉइडी लेवल हो जाएगा 3, यानी कि ट्रिप्लॉइड। उसी तरीके से 4 सेट होगा, ठीक है, तो उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉइडी लेवल 4, यानी कि टेट्राप्लॉइड। अब आप बात समझ रहे हैं धीरे धीरे, ये टेट्राप्लॉइड हो गया। उसी तरीके से पेंटाप्लॉइड हो जाएगा, हेक्साप्लॉइड हो जाएगा, हेप्टाप्लॉइड हो जाएगा। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए, है ना। तो ये हो जाता है। तो एक सेट n है, मतलब एक ही है, बस n है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से, कि n है मतलब ये हैप्लॉइड है। तो n के अंदर में कितना क्रोमोसोम है ये नहीं पता है हमें। ऐसा हो सकता है ना कि हमारी बॉडी में किसी एक सेल में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, मतलब n ही प्रेजेंट हो। तो ऐसा है क्या कि उसके अंदर में एक ही क्रोमोसोम है, नहीं, वो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो एक सेट प्रेजेंट है। मतलब ये कि एक एक जैसे क्रोमोसोम जो हैं, इस जैसे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, वो दो दो नहीं है, वो पेयर में नहीं है, सिर्फ एक एक ही है। तो एक एक ही इसका मतलब एक सेट है। लेकिन इस n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी में n की वैल्यू क्या होती है, 23। एक जो ग्रुप बन रहा है, हम 23 हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम हमने निकाला था, तो 23 क्रोमोसोम का एक ग्रुप बन गया था। उस एक ग्रुप को हम एक सेट कह रहे हैं, उसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस ग्रुप में टोटल कितने क्रोमोसोम है, 23। अब इसका नंबर तो अलग अलग हो सकता है। जैसे ड्रोसोफिला में एक सेट जो होता है n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उसकी वैल्यू होती है 4। मतलब जो डिप्लॉयड ड्रोसोफिला होगा, डिप्लॉयड कहने का मतलब आप समझ गए ना, मतलब उसके अंदर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात कर लें तो उसके अंदर में टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 8, जिसमें हर एक सेट में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 4। ठीक है, तो n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2n का मतलब हो जाता है डिप्लॉयड, 3n मतलब ट्रिप्लॉयड, 4n का मतलब टेट्राप्लॉयड, 5n का मतलब पेंटाप्लॉयड। इस तरीके से बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब सुनो, अगर हम बात करें कि यहाँ पर नेचर में, चलिए एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बताना, ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आप समझ लो कि ये आप अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ गए हैं। यहाँ पर
ये 3 पेयर क्रोमोसोम हैं और यहाँ पर 3 का 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 6। यहाँ पर भी क्रोमोसोम का टोटल नंबर कितना है? 6। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा 2n है और कौन सा 3n है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। A एंड B, इसमें से आपको बताना है कि इसमें 2n कौन सा है, 2n का मतलब डिप्लॉयड कौन सा है और ट्रिप्लॉयड कौन सा है। क्रोमोसोम का नंबर दोनों में सेम है, इसमें भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 3 और 3 6 क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें आपको बताना है कि क्या ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये ट्रिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये ट्रिप्लॉयड है, या ये ट्रिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है। तो इन दोनों में से कौन सा डिप्लॉयड है, कौन सा ट्रिप्लॉयड है, ये आपको बताना है। बताइए। चलिए, आपने मन में सोच लिया होगा, आंसर बता देता हूं। ये जो है ये डिप्लॉयड है और ये ट्रिप्लॉयड है। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ बने हुए हैं, आपको पता चल रहा होगा कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो कितने काम का है। और अगर ये आंसर सही हुआ है आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर मेरा सही हुआ। ठीक है, ईमानदारी से। ये डिप्लॉयड है, कैसे? अब देखो ध्यान से, क्रोमोसोम का नंबर दोनों में 6 ही था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ पर 6 क्रोमोसोम है, तो हर एक पेयर में से हम क्या करेंगे, एक एक क्रोमोसोम निकालेंगे। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि ऐसा है, ये 2 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम और ये 2 क्रोमोसोम। हम क्या कर रहे हैं कि हर एक पेयर में से, ये 2-3 अलग अलग पेयर थे, हम हर एक पेयर के अंदर में से एक एक क्रोमोसोम पहले निकाल ले रहे हैं। हमने एक यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया, एक इसमें से निकाल लिया, एक इसमें से निकाल लिया और एक यहाँ से निकाल लिया। ये 3 का एक ग्रुप बन गया। ये तीनों क्रोमोसोम क्या एक जैसे हैं? नहीं, लेकिन ये जो दोनों पेयर में थे, ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे, था ना। लेकिन अब सभी में से जो भी पेयर में था, इन ये दोनों जो एक जैसे थे उसमें से एक क्रोमोसोम हमने निकाल लिया। ठीक है, ये जो दोनों एक जैसे थे उसमें से एक क्रोमोसोम हमने निकाल लिया, ब्लू वाले में से एक निकाल लिया। और ये जो दोनों एक जैसे थे उसमें से एक क्रोमोसोम हमने ये यहाँ से निकाल लिया। तो ये 3 का एक ग्रुप बना, और ये जो 3 का एक ग्रुप बना, ये बना एक सेट। अगेन अब जो क्या बच गया, तीनों में का एक एक ही बच गया, मतलब ये तीनों अब एक जैसे हो गए, तो ये एक सेट हो गया। मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम के जैसा सिर्फ एक एक ही प्रेजेंट है। इसमें देखो सिर्फ रेड पेन एक ही है, इस तीनों में भी एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ही ब्लू है। अब बात आ रही होगी समझ में आपको, ये दोनों ब्लू ब्लू एक साथ थे, ये पेयर में थे, लेकिन हमने क्या किया कि सभी में से एक एक निकाल लिया, तो ये एक सेट बन गया क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर ये हुआ एक सेट और ये बना एक सेट। एक सेट को हम लोग कह रहे हैं n, इसको कह रहे हैं n, यानी कि ये एक n और ये एक n, 2n है, 2n का मतलब ये हो गया डिप्लॉयड। तो एक n जो है यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये है 2n, और 2n का मतलब टोटल नंबर कितना है क्रोमोसोम का? 6, जिसमें n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू का मतलब कि एक सेट को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये एक n है, एक सेट है, और एक सेट में इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 3। अगर हम इसके तरफ में देखें, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ में, तो यहाँ पर ये 3-3 का ग्रुप है, 3 क्रोमोसोम एक साथ हैं, 3 क्रोमोसोम एक साथ हैं, मतलब एक एक ही जैसे। कितने कितने क्रोमोसोम हैं? ये 3 एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों रेड हैं मान के चलते हैं, ये तीनों ग्रीन हैं। ठीक है, तो रेड वाला एक निकाला हमने, ग्रीन वाला एक निकाल लिया, दोनों में से एक एक निकाल लिया, तो रेड ग्रीन का एक सेट बन गया। फिर एक रेड निकाला, फिर एक ग्रीन निकाल लिया, फिर एक सेट बना, फिर एक रेड निकाला, एक ग्रीन निकाला, एक सेट बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया। n n n टोटल कितना हो गया? 3n। यहाँ पर 3n = 6 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये डिप्लॉयड है, 2n है क्योंकि, ये ट्रिप्लॉयड है, 3n है क्योंकि। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हैप्लॉइडी लेवल का खेल समझ में आ रहा है कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है। चलिए अब आगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है, जो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में टोटल इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, इस तरीके से। और हर एक क्रोमोसोमल पेयर पे यहाँ पर जो भी जीन था ए बी, तो यहाँ पर भी था कौन सा, ए बी, इस पे था पी एंड क्यू, तो थर्ड वाले पर, यहाँ पर भी दूसरे वाले पर क्या था, पी एंड क्यू। यहाँ पर था वाई एंड जेड, तो इस पर भी क्या था, वाई एंड जेड। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर में जितने भी क्रोमोसोम हैं, अगर हमको सारे कैरेक्टर ढूंढने हो तो हम सभी में का केवल एक एक ही निकाल लेंगे, ए बी, पी क्यू एंड वाई जेड, हो गया ना। तीनों में से अगर हमने एक एक निकाल लिया तो ए भी हो गया हमारे पास जीन, बी भी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। दूसरा वाला तो वही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका काम नहीं है, इसका भी काम है, वो दोनों मिलकर ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो अब बात ये हो रही है कि जैसे ये सेल है, इसको डिवाइड करना है। जब ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा तो ये हर एक क्रोमोसोम की अपनी कॉपी बना लेगा। हर एक क्रोमोसोम की कॉपी बनाने का मतलब, अब हम एक ही क्रोमोसोम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर में एक ही पेयर है क्रोमोसोम का, बाकी तो सभी एक ही जैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर में एक जीन है ए और एक है बी, एक है ए, एक है बी। तो जब ये अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, सब सेल डिवाइड करेगा, तो ये क्या करेगा कि ये वाला क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेता है, ये वाला भी क्रोमोसोम एक अपनी कॉपी बना लेता है। जब ये वाला क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा तो इसके ऊपर में भी ए और बी हो जाएंगे, ये वाला भी क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा तो यहाँ पर भी ए और बी हो जाएंगे, ठीक है। और जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होगा तो सेल अब जो है ये बीच से डिवाइड हो जाएगा। ये अलग चला गया, ये अलग चला गया, ये जो है एक सेल बन गया, मतलब इसमें भी एक क्रोमोसोम हो गया, ए ए बी बी, और ये वाला भी एक क्रोमोसोम अलग अलग हो गया, ए ए बी बी। ये मतलब उसके साथ जीन हो गई, ये बी वाला जीन हो गया, वो उसके साथ चला गया। मतलब जब भी एक सेल डिवाइड करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दोनों पुराने क्रोमोसोम थे, नया कौन कौन सा बना था, एक ये नया बना था, एक ये नया बना था। तो ऐसा नहीं है कि जो दोनों नया बनेगा सिर्फ नया वाला ही, दोनों नया एक ही सेल में चला जाएगा, नहीं। हर एक सेल में एक पुराना वाला पेयर होता है, उसके साथ एक नया वाला पेयर होता है। ये एक पुराना वाला पेयर जाएगा, उसके साथ एक नया वाला पेयर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब सेल डिवीज़न की बारी आती है। सेल डिवीज़न की अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि सेल डिवीज़न जो है वो किस तरीके का होगा और क्या सिग्निफिकेंट होगा, कैसे हैप्लॉइड जो है वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सेल डिवीज़न के बारे में कि सेल डिवीज़न जो है वो क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, और उसके अंदर में बेसिक इस क्रोमोसोम के लेवल पर अभी तक जो हमने समझा है कि वो इस लेवल पर क्या कुछ चेंजेस होते हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है मियोसिस में और माइटोसिस में, और दोनों कब कब होगा और क्या उसका सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके का डिवीज़न है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। दो तरीके का डिवीज़न होता है। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा समझें तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि दो टाइप के इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो माइटोसिस जो है वो नॉर्मल सेल डिवीज़न है। नॉर्मल सेल डिवीज़न कहने का मतलब क्या कि एक सेल होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा। बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि एक सेल होता है, डिवाइड होता है, दो सेल में बदल जाता है। अमीबा होता है, एक सेल होता है, डिवाइड होता है, दो सेल में बदल जाता है। क्या कर रहा है वो, माइटोसिस कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिवीज़न है। अभी मियोसिस की बात नहीं कर रहे, माइटोसिस सिंपल। तो एक सेल डिवाइड हो रहा है, दो सेल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइटोसिस, ओके।
अब तो जितने भी टाइप के बचपन से आपने देखे हुए हमारी कोई सी भी बॉडी का कहीं का एक कोई पोर्शन था, कोई एक सेल था, वो वहाँ से छिल गया, टूट गया, कट गया, फट गया, अलग हो गया, हट गया, वहाँ पर नए सेल वापस से डिवाइड होकर बना दिए वो नया सेल, नया टिश्यू। क्या है वो? माइटोसिस। ठीक है, रीजनरेशन, रिपेयरिंग, ग्रोथ, कैंसर। एक सेल था वो डिवाइड करता जाता है और वो कैंसर होता है। मतलब जितने भी नॉर्मल टाइप के जितने भी आपने डिवीज़न अभी तक सुने हैं, जितने भी डिवीज़न आपने देखे हैं, वो सब माइटोसिस है। मियोसिस सिर्फ एक स्पेशल केस है और वो कहाँ कहाँ पर होगा सिर्फ हम इसकी अलग से बात करेंगे। माइटोसिस जनरल होता है, जनरल सा सेल डिवीज़न है। अब आपको क्रोमोसोम के बारे में कॉन्सेप्ट पता है, तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर जितना भी होगा माइटोसिस के अंदर में, अगर हम क्रोमोसोमल बेसिस पर देखें तो क्या डिफरेंस होगा, तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर जितना भी होता है माइटोसिस में, जब जो सेल डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर सेम रह जाता है। बस इतना सा याद रखिएगा कि एक सेल से दो सेल बनेंगे और क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाएगा। अगर यहाँ पर 2n था, 2n का मतलब समझ गए ना, ये डिप्लॉयड था तो ये भी डिप्लॉयड ही रहेगा। और वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमारी बॉडी में n की वैल्यू कितनी होती है? 23। तो 23 इंटू 2 46, तो यहाँ पर भी कितना रह जाएगा? 46। सिंपल है। तो 2 पॉइंट अपने को याद रखने हैं। ठीक है, पूरे अभी आपके 12th क्लास की अगर हम बात कर लें, अगर आप 12th क्लास में हैं तो यहाँ पर एक सेल है, ये 2 डिफरेंस है माइटोसिस के अंदर में। 2 पॉइंट याद रखना है अपने को। एक सेल से 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। बस सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आगे अगर आप ये शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो इतनी सी बात से आपका काम चल जाएगा, पूरा 12th निकल जाएगा। एक सेल से 2 सेल बनेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में यहाँ पर दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक सेल से 4 सेल बनेंगे, ठीक है, और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। माइटोसिस और मियोसिस में ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बन रहा है, यहाँ पर एक सेल से 4 सेल बन रहा है। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है और यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगा। 2n से n हुआ है, अगर यहाँ पर 4n होता, टेट्राप्लॉइड होता, तो यहाँ पर हो जाता 2n 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 2n। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कितना भी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग नेचर में बात करें, इस नेचर में अगर हम देखें, जैसे हमने प्लॉइडी लेवल देखा कि प्लॉइडी लेवल अगर 1 होगा तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, 3 होगा तो ट्रिप्लॉइड कहते हैं, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, इस तरीके से। अब हमें कौन सा याद रखें, हम कैसे याद रखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है, कैसा है भाई साहब? तो हमको क्या याद रखना है, सिर्फ 2 चीज़ें, सिर्फ एक ही चीज़ हमको याद रखनी है कि इस नेचर में, इस एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, या तो हैप्लॉइड होंगे या तो डिप्लॉइड होंगे। सिर्फ 2 टाइप के होंगे, या तो n होगा या तो उनकी बॉडी 2n होगी, दूसरा और कुछ भी नहीं होगा मोस्टली। ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारी जगह पे होता है। एंजियोस्पर्म में ये देखने को मिलता है, और साथ ही कई बार हम लोग टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड सेल भी हम लोग बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सेप्शन भी नहीं रखना चाहते हैं तो चलिए ये तीनों ही याद रख लो कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब मोर देन 99% जगह पे, 99% से भी ज़्यादा टाइम आपको देखने को मिलेगा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, और कुछ 1% जगह पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्लॉइड। बस बात ख़त्म। आप इसको तो कंसिडर भी मत करना कि ये बस, आपको बस इतना ही याद रखना है कि हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे। चलो आप ट्रिप्लॉइड में थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर ट्रिप्लॉइड अब कहाँ कहाँ होगा, वो अब हम लोग कहाँ याद रखेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। जहाँ पर ट्रिप्लॉइड आएगा सीधा सीधा वो एग्जाम्पल हम लोग रट लेंगे, है ना। सिर्फ पूरे नेचर में 1% जगह पे तो ट्रिप्लॉइड पाए जा रहे हैं, और उसमें से भी हमारे सिलेबस में भगवान जाने कितना होगा, एक ही जगह पे है। ठीक है, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे। याद रखना है अपने को क्या, कि सारे के सारे सेल या तो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, बात ही खत्म। हमको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है इसके आगे। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं कि माइटोसिस इस टाइप का सेल डिवीज़न है कि जहाँ पर
एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है। और मियोसिस इस टाइप का सेल डिवीजन है जहाँ पर एक सेल से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अब बात ये आती है यहाँ पे कि यहाँ तो ठीक है, अपने को समझ में आया कि एक सेल था, इसने भी, इस क्रोमोसोम ने भी एक अपनी कॉपी बनाई, इसने भी अपनी कॉपी बनाई और ये आधे आधे डिवाइड हो गए। अभी बताया कि ये दोनों अलग चले गए, ये दोनों अलग चले गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पर भी क्या होता है कि पहले 2n से ये क्रोमोसोम जो हैं, जो 2 क्रोमोसोम थे, ठीक है, यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम थे, 2 थे। पहले क्या होता है, 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है मियोसिस। एक सेल से पहले 2 सेल बनते हैं, फिर 2 सेल से, दोनों से फिर 2 सेल बन जाते हैं। तो एक सेल से यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ही ये क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर हाफ हो जाता है। ये दोनों क्रोमोसोम, जो 2 क्रोमोसोम थे, ये दोनों अलग अलग चले जाते हैं और अलग अलग जाने के बाद वापस से ये अपनी कॉपी बना लेता है, ये अपनी कॉपी बना लेता है और फिर ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मियोसिस का काम चलता है। तो शुरू में जो मियोसिस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं वो पहले ही अलग हो जाते हैं और फिर ये जो दोनों हैं, ये अपनी कॉपी बना लेगा, ये अपनी कॉपी बना लेगा और फिर ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इस तरीके से एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। अब बात ये आ रही है यहाँ पे कि ये मियोसिस तब कब कब होगा। माइटोसिस तो अपने को चलो समझ में आ गया सर कि ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है, और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बन रहे हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ये बार बार चीज़ें इस वजह से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए ये चीज़ें। सिर्फ 2 ही फैक्ट अपने को याद रखने हैं, माइटोसिस में और मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है, एक नॉर्मल सा सेल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाएगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे। मियोसिस में क्या हो जाएगा कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। वीडियो को कहीं पे भी आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है आपके। अब होता ये है कि जब ये एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर सेम रह गया, डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड ही रह गया। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। अब ये हाफ इस वजह से हुआ क्योंकि गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम मानकर चल रहे हैं कि कोई एक सेल था, कोई एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये 2 अलग अलग, ऐसे मानकर चलते हैं कि ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पर। अब करना ये है कि इस ऑर्गेनिज्म को, इन दोनों को मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम जानते हैं कि 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेल से एक सेल बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग कहते हैं मेल, इसको कहते हैं फीमेल, सिंपल सी बात है। तो अब जो भी मेल या फीमेल होगा वो दोनों ही, मेल और फीमेल के अंदर में, चूंकि वो दोनों एक ही स्पीसीज़ के होंगे तो एन की वैल्यू भी जो होती है वो हर एक स्पीसीज़ के हर एक मेंबर में, मतलब एक स्पीसीज़ के हर एक मेंबर में वो सेम होती है। मतलब मेरी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो सारे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम ही होगा, चाहे कि वो मेल हो चाहे कि फीमेल हो। तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम। अब इनको करना ये है कि 46 क्रोमोसोम जो है इसमें, मतलब वो 23 पेयर में है, इस तरीके से ये पेयर में है। तो ये क्या करते हैं कि ये पहले एक हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, एक हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि एक हैप्लॉइड सेल बनाएगा, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा और ये दोनों वापस हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल के, मतलब हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 क्रोमोसोम था उसमें से ये एक अलग हो गया है ना। यहाँ से एक हैप्लॉइड सेल बना, मतलब एक सेल से टोटल कितने सेल बनते हैं मियोसिस में, 4। तो जब गैमेट बनता है तो गैमेट कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है। बताया था आपको कि गैमेट हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जीवन में कभी भी याद रखना है, गैमेट जो होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेट अगर हैप्लॉइड है और ये पहले से कैसा सेल था, डिप्लॉयड। हमारी बॉडी कैसी होती है, हम सब कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। 46 होता है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, हम कहते हैं 23 पेयर है, तो पेयर का मतलब डिप्लॉयड हैं, 2n है, 2 सेट क्रोमोसोम है, मतलब हम सब डिप्लॉयड हैं। और अगर डिप्लॉयड हैं और गैमेट अगर हमेशा हैप्लॉयड होता है तो जब हम गैमेट बना रहे होंगे तो किस टाइप का सेल डिवीजन कर रहे होंगे, मियोसिस। और मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। मतलब हमारी बॉडी में एक बार जब गैमेट बनता होगा तो एक सेल से कितने गैमेट बनते होंगे, 4। और आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में भी इस चीज़ को देखेंगे। और उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, इन सभी चैप्टर्स के अंदर में ये बेसिक चीज़ है, ध्यान रखिएगा
कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस के दौरान, और मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। मतलब जब भी हम मेल बॉडी के अंदर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता होगा, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? टोटल 4 सेल बनते हैं, 4 गैमेट बनते हैं, 4 स्पर्म सेल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है कि एक सेल से एक हैप्लॉइड बना। अब बात ये आती है कि हैप्लॉइड ही क्यों बना, है ना, कि ये जो 2 पेयर में थे उसमें से ये मेल जो है वो क्या करता है कि अपना एक ही क्रोमोसोम भेजता है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम कहने का मतलब एक पेयर में से एक, दूसरे पेयर में से एक, तीसरे पेयर में से एक, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से भेज दिया था। तो 46 जो था ऐसे ऐसे पेयर में थे, उसमें से सभी में से एक एक निकाल के 23 में से एक 23 का सेट बना लिया जाता है। 23 पेयर में से एक एक क्रोमोसोम निकाल लेंगे तो 23 क्रोमोसोम का एक सेट बनेगा, और इस 23 क्रोमोसोम के एक सेट को हम लोग क्या कह रहे हैं? एन से डिनोट कर रहे हैं। तो वही एन जिसमें 23 क्रोमोसोम है ये आगे भेज दिया जाता है गैमेट में। अब ये गैमेट में आ गया, ऐसा एक एक ही क्यों भेजा जाता है, दोनों क्यों नहीं भेजते हम 46 का 46? क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 23। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बॉडी बनाने के लिए, मतलब सारे कैरेक्टर हों उसके लिए कितनी है? 23। तो 23 इधर से आ जाते हैं। फीमेल भी जो है वो अपना क्रोमोसोम हाफ कर देती है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देती है। और ये जो दोनों होते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि जो 2 एक ही स्पीसीज़ के जो 2 मेंबर हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो उसके अंदर में क्या हो रहा है कि दोनों ही के अंदर में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर का पेयर था, ये सेकंड नंबर का पेयर था, और ये थर्ड नंबर का पेयर था। यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर का पेयर था, ये सेकंड नंबर का पेयर था, सेकंड पेयर था, और ये थर्ड पेयर था। ये फीमेल बॉडी थी, ये मेल बॉडी था। मेल जब मेल गैमेट बनाएगा तो एक यहाँ पर ये कैसा था? 2n था, क्योंकि सारे क्रोमोसोम पेयर में हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर गैमेट बनेगा तो कैसा बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। मतलब एक क्रोमोसोम फर्स्ट नंबर वाला सिर्फ एक ही बचेगा, सेकंड नंबर वाला एक ही बचेगा, थर्ड नंबर वाला सिर्फ एक ही बचेगा। फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तो फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पेयर में एक ही होगा, सेकंड नंबर वाले में सिर्फ एक ही होगा, थर्ड नंबर वाले में एक ही होगा। ये दोनों गैमेट का फ्यूज़न होगा। जब ये फ्यूज़न होकर एक नया सेल बनेगा तो इस नए सेल के अंदर में इधर से एक फर्स्ट नंबर वाला क्रोमोसोम, इधर से फर्स्ट नंबर वाला क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई सा भी किसी के साथ भी पेयर कर गया, नहीं। फर्स्ट वाला जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ही पेयर करेगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ऐसा कहा कि फर्स्ट नंबर के यहाँ पर जो पेयर में जो दोनों क्रोमोसोम थे वो इस क्रोमोसोम के ऊपर में जो जीन को कैरेक्टर रेगुलेट करने वाला था वो दूसरे वाले पर भी वही कैरेक्टर को वो रेगुलेट करता था। अब यहाँ पर ये आया है और यहाँ पर इधर से ये आया, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर में भी ये जो पेयर बना तो इसमें भी ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, जिसका जीन है, तो दूसरे वाले पर भी उसी का जीन यहाँ पर भी होना चाहिए। तो क्या हर एक ह्यूमन में फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पे जो जीन होगा वही, अगर मेरी बॉडी के अंदर में क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे जो एक जीन है, मान के चलते हैं ये जीन एक्स है कोई, या जीन मान के चलते कोई सा भी है, पी है, ठीक है, या ए है, तो जीन ए और जीन बी हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे के पेयर पे हम लोगों को 2 जीन हैं, तो एक ए है एक बी है। अब इसमें से ए बी इस पर भी था, ए बी इस पर भी था। जब ये अलग होके आया तो इस वाले क्रोमोसोम पर ए और बी बचा। अब ये इधर से आएगा, इधर से ये फीमेल गैमेट आएगा, तो इधर से तो ये आया ए बी लेके, तो क्या कोई ज़रूरी है कि इधर से भी जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम आ रहा है उस पर भी जीन ए और जीन बी ही हो? हाँ, ये ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के किसी एक इंडिविजुअल के अंदर अगर कोई क्रोमोसोम नंबर पे, जैसे क्रोमोसोम नंबर 5 पे अगर किसी सर्टेन पोजीशन पे जो जीन प्रेजेंट होगा मेरी बॉडी में, अगर कहीं किसी भी क्रोमोसोम नंबर पे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे जैसे कि आरबीसी का कोई सा भी एक प्रोटीन बनाने का जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या मेरी बॉडी में जहाँ पर प्रेजेंट है अगर हम किसी दूसरे ह्यूमन को अगर हम उठाएं, उसका सेल निकालें, तो उसके भी क्या क्रोमोसोम नंबर 11 पर सेम वाला जीन प्रेजेंट होगा? बिल्कुल। यही रीज़न होता है कि हर एक ह्यूमन जो है वो सभी आपस में, जैसे मेरी बॉडी के ऊपर में अगर 21st नंबर के क्रोमोसोम पे अगर के 21st नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उसमें अगर हम टीलोमियर से कुछ सेंटीमीटर दूर के, सेंटीमीटर नहीं, काफ़ी छोटे होते हैं, तो कुछ जो कुछ भी यहाँ पर यूनिट होती है, ठीक है, उसने डिस्टेंस पे अगर हम लोग यहाँ पर नापें और किसी दूसरे इंडिविजुअल का भी 21st नंबर का क्रोमोसोम लें और वही सेम टेलोमियर से अगर हम सेम डिस्टेंस पर अगर देखें तो वो दोनों हमारी बॉडी के अंदर में सेम जीन प्रेजेंट होगा, मतलब सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला जीन प्रेजेंट होगा।
आता रही है समझ में। और इसी वजह से मेल हो चाहे कि फीमेल हो, जब दोनों के गैमेट बनते हैं तो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम फर्स्ट आपस में पेयर कर जाता है, सेकंड वाला जो होगा वो आपस में पेयर कर जाएगा, थर्ड वाला जो होगा वो आपस में पेयर कर जाएगा, और इस तरीके से ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर में हैं। तो जो भी क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम जो आया है वो कहाँ से आया है? फादर से। और 23 क्रोमोसोम जो आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? मदर से। मतलब हर एक क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में है, तो वो जो पेयर में क्रोमोसोम है उसमें से एक पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हुआ है और दूसरा वाला जो है वो फादर से आया हुआ है। और इसी वजह से ये दोनों मिल के, अब हो सकता है कि मदर से ब्लू आई कलर जो क्रोमोसोम आया उसके ऊपर में आई कलर वाला जीन था, फादर से भी जो आया उस पर भी आई कलर वाला जीन था, इसके ऊपर में ब्लू आई कलर वाला था, इसके ऊपर में ब्लैक आई कलर वाला था। तो ब्लू और ब्लैक के फिर कुमुलेटिव इफेक्ट से हमको मदर और फादर के दोनों के मिलने की वजह से फिर हमारे आई का कलर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैरेक्टर है वो रेगुलेट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर में। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो 46 क्रोमोसोम होंगे वो रैंडमली ऐसा ही कि चलो एक पेयर दे दिया, यहाँ पर सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ठीक है, कोई सा भी ये ऑर्गेनिज्म जैसे था इसके अंदर में 46 क्रोमोसोम थे ना, तो 46 क्रोमोसोम थे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये चलो एक पेयर ये पूरा का पूरा दे देंगे आगे, ये एक पेयर दे देंगे, ये एक पेयर दे देंगे, इस तरीके से ऐसे कुछ पेयर यहाँ पर दे देते हैं, कुछ पेयर इधर से आ जाएगा और 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? हमको हर एक कैरेक्टर का कम से कम एक एक क्रोमोसोम वहाँ पर देना ही होगा। हर एक कैरेक्टर का एक एक जीन वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। जीन पेयर में होते हैं ना, तो उसका एक मेंबर कम से कम तो यहाँ पर होना ही चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहाँ पर हमने फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर क्रोमोसोम दे दिया, इस ऑर्गेनिज्म में से भी फीमेल में से भी क्या हुआ कि फर्स्ट पेयर आ गया, सेकंड पेयर आ गया, थर्ड पेयर आ गया, बाकी वाले नहीं आए, तो क्या होगा कि ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। अब मान कर चलते हैं कि 4th नंबर वाला क्रोमोसोम इसको मिला ही नहीं, और 4th नंबर के क्रोमोसोम पर जो कैरेक्टर था, मान के चलते हैं कि अपनी मुंडी बनाने वाला कैरेक्टर जो है वो 5th नंबर और 4th नंबर वाले मिलके ही बनाते थे, तो मुंडी तो बनेगी ही नहीं। मुंडी बननी तो चाहिए, कम से कम हाथ बनना तो चाहिए। अब उसकी स्किन कलर क्या होगा वो उससे मतलब नहीं है। कलर वाला अगर जीन, अगर हम मान के चलते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर वाला जो जीन है वो अगर किसी क्रोमोसोम नंबर 8 पर प्रेजेंट है, तो कम से कम क्रोमोसोम नंबर 8 हमारी बॉडी में होना तो चाहिए कि कुछ ना कुछ कलर बने। उससे मतलब नहीं है कि वो लाइट कलर बनेगा, इंटरमीडिएट ब्राउन बनेगा, डार्क ब्राउन बनेगा, ब्लैक बनेगा, वाइट बनेगा, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये है कि कम से कम कलर बनाने वाला जीन होना तो चाहिए। जैसे आपको मोबाइल के स्पेसिफिकेशन वाला एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको मोबाइल एक असेंबल कर रहे हैं, आप मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है, एक स्मार्टफोन बना रहे हैं अगर आप, तो डिस्प्ले होना तो चाहिए कम से कम, बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर एक कैरेक्टर तो होना चाहिए। आपको बताया ना कि कैरेक्टर होता है, फिर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन होते हैं। तो कैरेक्टर जैसे कि डिस्प्ले का होना, डिस्प्ले कैरेक्टर है, अब वो कितने इंच का है वो नहीं पता। कैमरा होना तो चाहिए, अब वो कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा उससे मतलब नहीं है। तो कम से कम हर एक कैरेक्टर होना तो चाहिए। बैटरी होनी तो चाहिए, अब वो कितने mAh की उससे मतलब नहीं है, लेकिन बैटरी होगी मोबाइल में तभी तो वो चलेगा। तो ऑर्गेनिज्म अगर आप बना रहे हैं तो हर एक कैरेक्टर का एक एक जीन तो कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ क्रोमोसोम इसमें से दे दिया, रैंडमली उठा के कुछ इसमें से दे दिया और कुछ भी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर टोटल अगर कोड करने के लिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो हर एक का एक एक मेंबर कम से कम होना चाहिए, ताकि इस क्रोमोसोम, ये सेकंड नंबर के पेयर वाला जो भी क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं वो कम से कम जीन इसमें प्रेजेंट तो हो। ऐसा नहीं कि सेकंड वाला गायब कर दिया, चलो इधर से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, थर्ड नंबर वाला दोनों ही उठा के इसमें दे देंगे तो मेकअप हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये वाले कैरेक्टर फिर आएंगे ही नहीं इस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो ये होता है अब मियोसिस और माइटोसिस के अंदर में बेसिक सा डिफरेंस। तो अब बात करें, अगर इसी चीज़ को समझते हुए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि जैसे माइटोसिस है, तो माइटोसिस क्या हो रहा है कि अगर एक डिप्लॉयड सेल है और एक हैप्लॉयड सेल है। पहले बात करते हैं माइटोसिस की, समझना ज़रा थोड़ा सा, और बस बाकी रह गया, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ये एक माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं। तो 2n है, हमने क्या बोला कि एक सेल से कितने सेल बनते हैं माइटोसिस में? 2। यहाँ पर भी इस सेल से कितने सेल बनेंगे? 2। माइटोसिस हो रहा है, दोनों इसमें भी माइटोसिस करवा रहे हैं, इसमें माइटोसिस करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर कितना रह जाता है? सेम। तो यहाँ पर 2n था तो ये भी 2n हो जाएगा, ये 2n था ये भी 2n हो जाएगा, ये n था तो n का ये भी n रह जाएगा, n का n रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइटोसिस है तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही होना है, तो चाहे कि वो डिप्लॉयड हो तो डिप्लॉयड रह जाएगा, हैप्लॉयड होता हैप्लॉयड रह जाएगा। अगर ये ट्रिप्लॉयड होता तो ट्रिप्लॉयड रह जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी भाई साहब, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर लें मियोसिस की, ये चीज़ समझ में आ गई
कि माइटोसिस क्या होता है, सिंपली कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। हम चलो ट्रिप्लॉइड को काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। सिंपल माइटोसिस था और माइटोसिस के अंदर में एक सेल से 2 सेल बनने हैं और क्रोमोसोम का नंबर सेम रहना है। तो एक सेल से 2 सेल बना, क्रोमोसोम का नंबर 2n का 2n ही रह गया, सेम रह गया। ये हैप्लॉइड था, एक सेल से 2 सेल बना और क्रोमोसोम का नंबर सेम रह गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाहे कि इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मियोसिस की, ठीक है। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। यहाँ पर 1 2 3 4, इसके भी कितने सेल बनेंगे, 4। डिप्लॉइड सेल है, हमको मियोसिस करवाना है, क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, 2 ही वर्ड अपने को याद में रखने हैं। माइटोसिस में अगेन फिर से कहता हूँ, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस में जैसे देखिए, एक और वर्ड से कंफ्यूज नहीं होइएगा, चलो आगे बता देते हैं। तो ये मियोसिस है, तो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड होगा तो उसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, हैप्लॉइड आधा हो गया ना। ये डिप्लॉइड था, उसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ 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 हाफ, चारों सेल बराबर बराबर में बट गए। अगर ये 4n होता तो हो जाता 2n 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 2n, लेकिन क्या ये 3n होता तो इसमें मियोसिस होता क्या, 3n का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, नहीं, मियोसिस पॉसिबल नहीं होता 3n वाले में। तो चलिए खैर सिंपल हम बात कर रहे हैं, हमें लेना देना नहीं है उससे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ही होता है, तो हम सिर्फ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को काउंट कर रहे हैं। नेचर में जैसा कि आपको बताया कि आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है कि मतलब एक ही चीज़ याद रखनी है कि 2 ही टाइप के सेल होते हैं, सिर्फ हैप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड होता है, बस इसी पर अपना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो डिप्लॉइड होगा तो डिप्लॉइड होंगे तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो गया, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल है। अब इसका आधा होगा क्या, आधा होगा, मतलब 46 क्रोमोसोम था, आपने पेयर में रखा था, इसका आपने हाफ कर दिया, हैप्लॉइड बना दिया मियोसिस में, तो हैप्लॉइड सेल था। अब हैप्लॉइड सेल में आप आधा कर पाएंगे क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपने 46 क्रोमोसोम से आपने 23 बना दिया, लेकिन अब 23 का हाफ नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये 23 क्रोमोसोम जो थे, ये 23 के 23 यूनिक थे, ये कोई भी एक जैसा नहीं था, सब अलग अलग टाइप के थे। 23 क्रोमोसोम का जो सेट बना था वो हमारे पास सभी अलग अलग टाइप का था। अब अगर आपने 23 का भी हाफ कर दिया तो क्या होगा कि अगेन हमारे पास कुछ, जैसे कि 23 थे, 23 का आपने आधा आधा कर दिया, या मान के चलो कि यहाँ पर तो आधा नहीं कर पाओगे, 11 11 एंड हाफ हो जाएगा। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म था, 48 था, उसमें 48 क्रोमोसोम था, आपने आधा कर दिया, n = 2 हो गया 24। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो 24 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड है, तो इसमें तो मियोसिस हो सकता है, क्योंकि 24 का तो आधा हम लोग कर ही लेंगे, 12 नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो 24 क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे यूनिक थे, मतलब 24 क्रोमोसोम में से हर एक क्रोमोसोम के ऊपर में जो जीन था, जो कैरेक्टर वाला जीन था, वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर में नहीं था। वो जो 24 क्रोमोसोम थे वो पेयर में नहीं थे। 48 क्रोमोसोम जब था, यहाँ पर हम ऐसी कंडीशन मान लेते हैं कि यहाँ पर 48 क्रोमोसोम वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसका हाफ हुआ तो वो 24 हुआ, तो इसका मतलब ये 24 का मतलब 48 का मतलब ये 24 पेयर था। जब ये आधा हुआ तो 24 पेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, समझिएगा इस बात को, है ना। 48 क्रोमोसोम है, 24 पेयर का मतलब है कि ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ। जब आधा हुआ तो ये अलग अलग अकेले अकेले हो गए, और अकेले अकेले ये ऐसे कितने हो गए, 24। ऐसा नहीं है कि ये 12 पेयर हो गए। पेयर तो तब होते जब होमोलोगस होते, एक जैसे होते, मतलब ये 24 के 24 एक जैसे नहीं हैं, ये सभी अलग अलग टाइप के हैं। और जब अलग अलग टाइप के हैं तो इसका आप आधा करके 12 नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जब आप 12 बना देंगे तो 12 और जो क्रोमोसोम होंगे, जो 12 क्रोमोसोम का ग्रुप होगा, तो उतने कैरेक्टर वाला तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब जब ये 12 क्रोमोसोम आप क्यों बना रहे हैं, आप मियोसिस क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इसको अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकें। तो अगली जनरेशन का जो भी सेल बनेगा उसमें तो सिर्फ 12 ही क्रोमोसोम रह जाएंगे। अब जब 12 ही क्रोमोसोम रह जाएंगे और उसकी पूरी बॉडी को बनाने के लिए मिनिमम कितने क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट थी, 24। हर एक के जैसा एक एक तो होना चाहिए था ना, जैसे आपको बताया। तो बाकी 12 वाले तो कैरेक्टर आते, लेकिन 12 क्रोमोसोम पर जो जीन होगा वो वाले कैरेक्टर तो आ ही जाते, लेकिन बाकी 12 वो तो कैरेक्टर ही नहीं आता। हाथ बनता ही नहीं, पैर बनता ही नहीं, कोई एंजाइम बनता ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। कम से कम आपको 12 तो होने चाहिए। तो इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि
आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम होता है तो 23 हैप्लॉइड में होगा, तो 23 का तो आधा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन हो जाता है 11.5। ऐसी बात नहीं है। आप हैप्लॉइड सेल है वो हाफ, अब हैप्लॉइड का आधा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब ये कि मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल के अंदर पॉसिबल नहीं है। बात आई समझ में? तो मियोसिस जो होगा वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता। ये अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इस चीज़ से हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात की ये कि मियोसिस और माइटोसिस में वन सेल से एक सेल से बनेगा दो सेल। समराइज़ कर लेते हैं एक बार जल्दी से। और दूसरी बात, एक क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है, ठीक है, माइटोसिस में। मियोसिस में एक सेल से बनेगा 4 सेल और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हो जाएगा हाफ। क्लियर है क्या? तो माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। माइटोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। माइटोटिक, MITOTIC। मियोसिस को कहते हैं मियोटिक। तो मियोसिस में कहीं पे भी टी नहीं आता है ना, और माइटोसिस में टी आता है। तो बच्चे पहले क्या सुने हुए होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, और जब मियोटिक कहीं पे डिवीज़न लिखा हुआ रहता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये तो माइटोसिस ही है क्योंकि इसमें टी आ रहा है ना, अपने वो प्रेशर पड़ता है तो अपने ध्यान में आ जाता है कि अच्छा मियोटिक डिवीज़न मतलब वो माइटोसिस समझ लेते हैं। नहीं, मियो और माइटो ये 2 वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? माइटो एंड मियो, ठीक है। माइटो, अब माइटोसिस हो या माइटोटिक हो मतलब उससे नहीं है, एक सेल से 2 सेल बनेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा माइटो में। और मियो में मियोसिस या मियोटिक, मियो अगर आ गया तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समराइज़ कर देते हैं यहाँ पर कि कौन से सेल में किस टाइप का डिवीज़न होगा नहीं होगा, ठीक है। दो ही टाइप के अपने पास सेल हैं, कौन कौन सा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 2n से। और दूसरे टाइप का सेल कौन सा है? हैप्लॉयड, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है n से। और दूसरी तरफ हम लोग डिवीज़न भी कह रहे हैं, 2 ही टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो आपको बस इतनी ही बातें याद रखना ही है, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड सेल, माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल में हो सकता है क्या? हो सकता है। माइटोसिस तो डिप्लॉयड में भी होगा और हैप्लॉयड में भी माइटोसिस हो सकता है। मियोसिस डिप्लॉयड में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हैप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा? नहीं होगा। बस पूरे ये जो 1-1.5 घंटे का जो भी वीडियो बना है, इस पूरे वीडियो की समरी बस इतनी सी ही है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस इतनी सी ही आपको बात याद ही रखनी है। इस पूरे 1.5 घंटे में हमने सिर्फ इतनी ही बातें सीखी हैं। अगर आपको ये याद रह गया तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसका लेकिन मैकेनिज़्म जो था वो आपको समझाना ज़रूरी था, इसके पीछे की कहानी समझानी ज़रूरी थी, जो कि आपको ज़रूर आज लगा होगा कि नहीं ये वर्थ था, ये आज का जो लेक्चर था ये हमारे कुछ ना कुछ ज़रूर काम आया। और बायोलॉजी के अंदर में हम बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है आज वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको याद रखने की बातें जो हैं वो सिर्फ इतनी सी ही हैं कि माइटो अगर आया, माइटोटिक डिवीज़न या माइटोसिस, तो एक सेल से 2 सेल बनता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है।
मियोसिस आया या मियोटिक डिवीज़न अगर आया तो एक सेल से 4 सेल बनता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। एक तो ये बात याद रखनी है अपने को। और माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल में भी होगा, हैप्लॉइड सेल में भी होगा। मियोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल में होगा, हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। ठीक है, मतलब डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। इधर से अगर हम लोग देख लें तो हैप्लॉइड सेल में सिर्फ माइटोसिस हो सकता है, मियोसिस नहीं हो सकता है। मतलब हैप्लॉइड सेल जो होगा आपको याद रखना है, उसमें मियोसिस नहीं हो सकता है। बाकी मियोसिस जो है वो हर एक सेल में हो सकता है, डिप्लॉइड में हो सकता है लेकिन हैप्लॉइड में नहीं हो सकता। ट्रिप्लॉइड में मियोसिस होगा क्या? नहीं, ट्रिप्लॉइड का फिर आधा नहीं होगा, लेकिन टेट्राप्लॉइड का आधा हो जाएगा। क्या ट्रिप्लॉइड में माइटोसिस होगा? हाँ होगा, माइटोसिस सभी में हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है, तो इसी वजह से वो हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बस इतनी सी ही बात जो है वो आप अपने 12th क्लास में इसके पहले याद रखेंगे। जो अभी आपके इसके बाद वाला जो वीडियो है, ठीक है, जो आ रहा है आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला, वो उस वीडियो के अंदर में आपको और भी जो ये अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो इसके बाद वाली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको पूरी बायोलॉजी में क्रोमोसोम से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये हेल्पफुल लगा है तो अपने सारे बायोलॉजी के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं घर में, छोटे भाई बहन, क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, किसी भी क्लास के हों, आप उनसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दें। मेरी ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।